नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर हिंदी, अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। खंड 28, 27 खंड आपको मिल चुका है, यानी 27 का मतलब आपको बता दें 270 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 28वां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। चलिए किसी भी बिना देरी के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले आपको पिछले वीडियो का जवाब मिलेगा, फिर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सही बताया था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, तो सही जवाब आपका है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, जो कि श्याम सुंदर सेन ने लिखा है। कौन लिखे हैं? इसके लेखक आप मिलेंगे श्याम सुंदर सेन। तो श्याम सुंदर दास नहीं, श्याम सुंदर सेन इसके लेखक हैं। तो ये प्रथम दैनिक है। आपसे 3 प्रश्न बनेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रथम दैनिक पूछेगा तो समाचार सुधा वर्षण है। फिर पूछेगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तंड है, जबकि ये साप्ताहिक है। और पूछेगा भारत का प्रथम समाचार पत्र, जब लगा देगा भारत तब आपका हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, क्योंकि हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में था। फिर हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड, और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तब आपका समाचार सुधा वर्षण होगा। इसको आप तीनों प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिए, और अगर समझ में ना आए तो उसको लिख लीजिए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वस्त्यस्तु, स्वस्त्यस्तु में कौन सी संधि होगी? तो स्वस्त्यस्तु में होगी संधि यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि इसमें होगी, क्योंकि जब इसका विच्छेद होगा, आप जानते हैं, तो हो जाएगा स्वस्ति। क्या लिखा है? स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु बराबर स्वस्ति अस्तु। यानी ये आपका हो जाएगा यण संधि, क्योंकि ई और आ मिलके क्या हो जाता है? ई प्लस आ बराबर होता है या। ई का या होता है, यू का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार। तो कुछ लोग ने आयात बताया था, तो आयात क्या है? बिल्कुल गलत है। आपका यण संधि सही जवाब है। स्वस्थ अस्तु आपको बता दें, कहीं भी अगर आधा अक्षर लिखा है या, और उसके पहले कोई भी अगर आधा अक्षर, जान लीजिए 99% आपका क्या होगा? यण संधि ही होगा। तो आपको बिना कुछ देखे समझे आपको मार देना है यण संधि। ये देखिए, इसमें नंबर 7 लग चुका था, पता नहीं कैसे, जबकि प्रश्न तीसरा है, आप लोग देखे होंगे। दूसरा था, तीसरा प्रश्न आपका आगे चुका है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो सही जवाब है आपका 46 श्लोक है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं, जिसमें 1030 या 40 श्लोक है पूरा। प्रथम सर्ग में 46 है। इसमें सर्गों की संख्या 18 है। इसकी विधा क्या है? महाकाव्य है। ये आप सब जान ही रहे हैं, तो बस आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सही जवाब आपका है विभावना अलंकार। जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, विभावना अलंकार। जैसे आप एक पंक्तियाँ बहुत फेमस सुने होंगे, बिनु पग चले सुने बिनु कहना, तो कर बिन कर्म करे विधि नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, गहे घराण बिन वास असेखा। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की है, आप जान सकते हैं। तो इसमें विभावना अलंकार कर रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु कहना, यानी पैर नहीं है तब भी क्या कर रहा है? चल रहा है। पैर नहीं तब भी क्या? चल रहा है। और कान नहीं है तब भी क्या?
सुन रहा है। तो कारण है ना, जहाँ पर कारण के बिना कार्य हो रहा है। देखो कारण नहीं तब भी कार्य हो रहा है। और तन बिन परस नयन बिन देखा, आँख नहीं है तब भी क्या कर रहा है, देख रहा है। आगे तो विभावना अलंकार। पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं कौन, दांडी। कौन जाने जाते हैं, दांडी। पद लालित्य के लिए पंक्ति आप सुने होंगे, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। तो उपमा के लिए कालिदास, भारव अर्थ गौरवम, तो भारव अर्थ गौरव के लिए। पद लालित्य दांडी पद लालित्यम, और माघे संत त्रयोगुणा, त्रियोगुणा यानी तीनों गुण माघ के अंतर्गत है। पद लालित्य दंडी है, उपमा के लिए कालिदास है, अर्थ गौरव के लिए भारवी है। तो अर्थ गौरवम भारम, उपमा कालिदास, दंडी पद लालित्यम, अर्थ माघे संत त्रयोगुणा। तो सही जवाब दंडी। छठा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। तो सही जवाब है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। सही जवाब आपका है दूसरा इतिहास। सुमन राजे ने तब क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज लिखा है। राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। सभी क्लियर हो गए। आगे, इनमें से कौन सी कहानी गुलेरी की नहीं है, कौन सी कहानी गुलेरी की नहीं है। तो कछुआ धर्म, कछुआ धर्म गुलेरी की कहानी नहीं, रचना तो है इनकी लेकिन कहानी नहीं है। ये तीनों कहानी है और ये कछुआ धर्म इनका निबंध है। तो कौन सी कहानी नहीं, तो कछुआ धर्म। आठवां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों का इतिहास लिखा। तो कुछ लोग उसमें 1000 बताए हैं, जबकि ये गलत है। इन्होंने 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। कितने, 900 वर्षों का इन्होंने इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और 1000 कवियों का और 900 वर्षों का इतिहास, 1000 कवि को लेकर 900 वर्षों का इतिहास लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है 900। बाकी 5000 तो आप जाने थे मित्र बंधु के इतिहास में इतने लोग हैं। नौवां प्रश्न, इनमें से कौन देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, तो देशज नहीं है तो आपका खिड़की कटोरा फुनगी देशज है। और मुर्गा जो आपका है विदेशज, ये फारसी में आता है। ये मुर्गा मलिदा क्या है, ये सब फारसी है। चाहे मुर्गा कहो चाहे मलिदा कहो, ये सब फारसी आपके हैं। 10वां, किस कवि को ब्रजेश, यहाँ देखो उस दिन बताए थे ब्रजेश नहीं है, ब्रज कोकिल। किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है। किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, सत्यनारायण कविरत्न। कभी कभी सबसे बड़ा ऑप्शन इसलिए देखिए, वहाँ भी हम आपको बताएं सबसे बड़ा जो ऑप्शन रहता है वो ज़्यादातर सही ही रहता है, क्योंकि मजबूरी होती है। वो बड़े प्रश्न जो बड़े ऑप्शन उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका है तो उसको लिखना पड़ता है। यहाँ भूषण से काम चला, यहाँ स्वयंभू से, यहाँ विद्यापति से, लेकिन जो इनकी रचना है इनको कहा गया है ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है, इसलिए इनको पूरा लिखना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल समझ से आप बाहर हो जाए कि प्रश्न हमको किसी भी हाल में नहीं आ रहा है और गुणा गणित भाग करने से भी नहीं आ रहा है, तो आप तब दिमाग लगाइए कि अब तो प्रश्न गलत ही है। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा है उसको आप लगा दीजिए, आपका लगभग लगभग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग लगभग सही हो जाएगा, मान चलिए ऐसा होता ही है। अब आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अब चलते हैं आपको लेकर 10 सवाल, कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होंगे। तो चलिए जवाब देने के लिए तैयार रहिए। पहला प्रश्न, कामायनी के किस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है। कामायनी के किस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है। आशा, चिंता, श्रद्धा, पीड़ा। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, आप जानते हैं। इसमें कौन से सर्ग का है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, दर्शन, आनंद। तो ये 15 सर्ग हो गए, जिसमें से आपके सामने 4 सर्ग है और चारों में से किसमें देवासुर संग्राम का वर्णन है आपको बताने हैं। शेखर एक जीवनी में कितने भाग हैं। तो शेखर एक जीवनी, ध्यान से पढ़िए, शेखर एक जीवनी में कितने भाग हैं। 5, 3, 2, 4। 5, 3, 2, 4। तो कितने भाग हैं ये भी आपको बताने होंगे।
चलते हैं तीसरे प्रश्न। गेहूं बनाम गुलाब में कितने रेखा चित्रों का संकलन किया गया? तो गेहूं बनाम गुलाब में कितने रेखा चित्रों का संकलन किया गया है? 15, 5, 25, 8। 15, 5, 25, 8। तो चारों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगे उसको कहिए। उसको अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को करिए। मतलब ये कि जो आपका प्रश्न का जवाब जो सही है उसी को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। साकेत महाकाव्य रचना का मूल उद्देश्य क्या है? जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन रखा गया है। राष्ट्रीयता की भावना, राम कथा का चित्रण, उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप उसको बताइए। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता। तो हल्दी घाटी काव्य के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, सुदामा पांडे, श्याम नारायण पांडे और राम नरेश त्रिपाठी। मुकुटधर पांडे, सुदामा पांडे, श्याम नारायण पांडे और राम नरेश त्रिपाठी, इनमें से कौन है ये आपको बताने हैं। सही जवाब कौन है? अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। आप लोग बिल्कुल एकदम मनोभाव से लगे रहिए। अवश्य सफल अवश्य होंगे जो आपके आने वाले हैं। वैकेंसी जो आपके सामने एकदम लगी हुई है, बस आजकल में है। आजकल करते करते सब लोग जान ही भी रहे हैं कि आजकल करते करते 4 महीने बीत गया लेकिन इनका विज्ञापन अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन विज्ञापन तो आना ही है। इससे आपका जो है एक आसरा बना हुआ है और इसी आसरे एकदम बिल्कुल आसरा करके आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा। अब एकदम बिल्कुल अगर निराश बैठ के अभी विज्ञापन नहीं आया है, क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, पता नहीं कब आएगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सहारा मिला है कि विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, तो सबसे अच्छी तैयारी उन्हीं की होगी। और जो बैठ गए हैं कि विज्ञापन 4 महीने से नहीं आया है, अब हम घरे बैठेंगे, जब विज्ञापन आएगा तब फिर चलेंगे, तो उनके लिए ये घातक हो सकता है। जो तैयारी कर रहा है, जो बैठा है, दोनों में बहुत फर्क है। बस आप लोग को बस इतना बताना है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। इनमें से कौन अधूरा उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन एक अधूरा उपन्यास नहीं है? तो सभा पर्व, मंगलसूत्र, राम रतन राय, सती प्रताप। तो कौन अधूरा नहीं है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कूड़े पर गुलाब डालना। कल कमेंट बॉक्स में आया था कि सर जी कम से कम 5 प्रश्न आप कहाँ से दीजिए, 5 प्रश्न आप व्याकरण से दे दिया करें। तो प्रयास किया गया है, लेकिन कल से आपके 5 प्रश्न व्याकरण से रहेंगे हो सकता है और 10 प्रश्न आपके साहित्य से, यानी 15 प्रश्न कल से हो सकता है आपको मिल जाए। अगर कल से नहीं मिल पाता किसी कारणवश तो अगले दिन से ज़रूर मिलेगा 15। फिर इसके बाद फिर कुछ दिन बाद आपके 20, 20 से 25 प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे। तो आप आज रखा गया है 4-5 प्रश्न। आपको देखो, पहला प्रश्न है कूड़े पर गुलाब डालना, मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होगा मुहावरे का सही अर्थ? अनायास सफलता मिल जाना, मरने का प्रयास करना, कृतघ्न के साथ नेकी करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कूड़े पर गुलाब डालना, अनायास सफलता मिल जाना, मरने का प्रयास करना, कृतघ्न के साथ नेकी करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, ये आपको बताने हैं। 7वां हो गया। 8वां, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो व्यक्ति सांसारिक विषय से, यानी इसको ज्ञान ना हो, भोग रहित हो, एकदम बिल्कुल क्या हो, रहित हो, उसके लिए शब्द क्या है? निरीह, निष्प्रिय, मदप्य, मद्यप्य, निर्वाक। निर्वाक के नीचे हलन रहेगा निर्वाक। तो इनमें से कौन सही जवाब है आप बताइए। इनमें से कौन एक हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं? हंस, हंस ध्यान से, मुक्तभुक, मराल, सरस्वती वाहन, श्वान। तो कौन इनमें से एक हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आज का अंतिम प्रश्न है किंसुक का अर्थ है, किंसुक। किंसुक का अर्थ है पलाश, बबूल, करील, सेमर। पलाश, बबूल,
करेल, सेमर। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं और हमने प्रयास किया है 1, 2, 3, 4। 4 व्याकरण दिए हैं और अगले दिन से आपके 5 व्याकरण मिलते रहेंगे। तो अब आपके पूरे हो चुके हैं। फिर मिलते हैं भाग 29 यानी खंड 29 लेकर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आज के लिए इतना ही।